गोरी घमंडी नंद। ओह वाओ, यू मीन हम नेक्स्ट संडे एक साथ मिल रहे हैं? दैट्स ग्रेट एंड आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू माय जान। यू नो आई रियली मिस यू विराट। वैशाली कॉल पर हंस हंस कर बातें कर रही थी, तभी हाथ में झाड़ू पोछा लेकर काली भाभी नेहा आ जाती है। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे रूम में आने की? तमीज नहीं है आपको कि किसी से पूछकर उसके कमरे में आना चाहिए? वो दीदी, मैंने आपको आवाज लगाई थी, नॉक भी किया था, आपने सुना नहीं इसलिए मैं आ गई। सफाई करनी थी मुझे। आप थोड़ी देर बाहर दूसरे कमरे में या हॉल में चले जाइए। अब मेरे ये दिन आ गए हैं कि मैं आपके ऑर्डर पर इधर उधर जाकर बैठूं। मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। काली कलूटी कहेंगी, करो साफ और अच्छे से करना। ये बोलने के बाद वैशाली कॉल पर बात करते हुए हॉल में चली जाती है। वहीं नेहा आंखों में आंसू लिए वैशाली के कमरे को साफ करती है। दरअसल वैशाली का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा और घमंडी था। वो किसी से ठीक से बात नहीं करती थी, अपने मन की मालिक थी और अपनी भाभी नेहा से तो उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। शाम को उसका आम खाने का मन करता है तो वो अपने भैया से कहती है, भैया मैं जानती हूँ आप अभी दफ्तर से आए हो, पर मैं क्या करूँ, मेरा आम खाने का मन कर रहा है। पास में आम वाला है, लेकर आ जाओ। ठीक है, ले आता हूँ। अच्छा नेहा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। अजी मुझे कुछ नहीं चाहिए था, पर आप मेरे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले आना, मन कर रहा था मेरा। अच्छा, अब मैं आम खाऊंगी तो ये मेरे को आइसक्रीम खाकर चिढ़ाएंगी। मैं भी मंगवाऊंगी। भैया आप मुझे कसाटा आइसक्रीम लेकर आना, बहुत मस्त होती है। अच्छा दीदी, अब आप ये भी खाएंगी और आइसक्रीम भी खाएंगी, दोनों में से एक चीज मंगवा लीजिए। क्यों, मैं तो दोनों चीज खाऊंगी। आपको क्यों जलन हो रही है? मेरा मुंह मेरा पेट मेरे भैया। अच्छा खाओ फिर, जो दिल करे। जब मुंह में गर्मी से पिंपल निकलेंगे तो मुझसे मत पूछना इसका घरेलू नुस्खा। सुनना भैया, भाभी क्या बोल रही हैं? खुद तो काली हैं, मुझे जो इनसे घरेलू नुस्खा मांगने की जरूरत पड़ी कुछ भी, मैं तो दोनों चीज खाऊंगी। भैया आप ले आओ। ओहो, इतना क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? माँ जी मैं नहीं, मैं तो दीदी से इसलिए कह रही थी क्योंकि आम की तासीर गर्म होती है और जो आइसक्रीम खाएंगी वो ठंडी होगी तो डाइजेशन खराब होगा। हाँ तो क्या हो गया, मेरा मुंह मेरा पेट। और माँ, आप उनका पक्ष लेकर मुझे समझाने की कोशिश मत करना, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। भैया अब दोनों चीज लेकर आओ। हे भगवान, वैशाली तो इतना लड़ती क्यों है? तेरी भाभी है, वो तेरे अच्छे के लिए ही कहती है। खैर मैं सामान लेकर आता हूँ, वरना सारी दुकान बंद हो जाएंगी। ऐसा बोलकर कबीर चला जाता है। फिर वैशाली भी मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। देख बहू, मैं जानती हूँ मेरी बेटी की जुबान कैंची की तरह चलती है और तू उसके भले के बारे में ही सोचती है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा जहर उगले तो तू इसे चुप करा दिया कर। माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली है जो मेरे काले होने के बावजूद भी मुझे अपना रही है। भूल गई वो दिन जब शुरू शुरू में मैंने तेरी काली सूरत देखकर तुझे कितना सुनाया था। अरे ओ काली चुड़ैल, कलूटी कलमुही, ऐसे खाना बनता है? इसमें नमक मिर्च इतना क्यों कर दिया? माँ जी माफ कर दीजिए, मुझे लगा आप तीखा खाती हैं। थोड़ी गुस्से टाइप की हैं इसलिए खाना भी जायकेदार बनाया। अच्छा, लेकिन मैं मामूली स्वाद का खाना खाती हूँ, आगे से इतना सब खाने में डाला ना तो तेरा ही खाना पका दूंगी, काली कोयल कहीं की। माँ जी वो दिन भी क्या थे, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने आपका कहा हुआ नॉर्मल खाना बनाया जब से आपने मुझे धीरे धीरे पसंद कर लिया। हाँ बहू, जा कबीर आ गया, आइसक्रीम खा ले। जी माँ जी। ये सुनकर नेहा आइसक्रीम खाने आती है। वहीं कबीर अपनी बहन को भी आइसक्रीम और आम दे देता है। वैशाली अपनी पिघलती हुई आइसक्रीम देखकर कहती है, हो भैया मुझे पिघली हुई आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे भाभी वाली आइसक्रीम से चेंज करनी है, उनकी आइसक्रीम ठीक है। अरे पर तुमने तो कसाटा आइसक्रीम मंगवाई थी, तुम्हारी भाभी ये थोड़ी ना खाएंगी। अरे पर मैं अपनी क्यों दूं? मैंने तो तुमसे स्ट्रॉबेरी मंगवाई थी, अगर वो पिघल गई तो मेरी क्या गलती है? मैं क्यों दूं अपनी आइसक्रीम? भाई अगर आपने आइसक्रीम नहीं बदलवाई तो देख लेना, मैं बात नहीं करूंगी। अरे नेहा, तुम इसे अपनी दे दो, मैं तुम्हें फिर कभी और खिला दूंगा। ये अच्छा है, आपने अपनी बहन को सर पर चढ़ा रखा है, उसकी सारी घमंडी वाली बातें मानते हैं, थोड़ा सा इसे भी तो सोचना चाहिए ना। ये लो दीदी, खा लो मेरी आइसक्रीम। तभी अपनी भाभी से आइसक्रीम लेकर वैशाली मजे से चढ़ा कर खाती है। इस तरह घमंडी नंद हमेशा अपने गोरे रंग का गुमान कर अपनी काली भाभी को नीचा दिखाती है और उससे सारे काम करवाती है। बीते वक्त के साथ नेहा 6 महीने की गर्भवती हो जाती है। ऐसे समय में घर के सभी लोग खुश थे, लेकिन वैशाली को चैन नहीं आता था। वह इन समय में भी नेहा से काम करवाया करती थी। नेहा टीवी के सामने बैठकर फल खा रही थी, तभी वैशाली आकर कहती है, अरे वाह भाभी, बहुत सही है, यहाँ मुझे भूख लग रही है, आपने कोई खाना नहीं बनाया और खुद टीवी देखकर फल फ्रूट खा रही हो। कैसे मुझे भूखा मार रही हो?
अरे मैंने तुम्हें क्या भूखा मार दिया, किचन में सेवई रखी है, खा लो। वो बकवास खाना मैं क्यों खाऊं? आप अभी मेरे लिए पास्ता बना दो, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर आपने नहीं बनाया तो मैं भैया को 1 की 4 लगाकर कह दूंगी, जानती है ना। नहीं दीदी, इसकी क्या जरूरत है। वैसे आपके भैया भी जानते हैं कि आप कितनी 1 की 4 लगाने वालों में से हैं, और घमंडी भी हैं। मैं बना देती हूँ पास्ता। अगर माँ जी अभी यहाँ होती तो आपको सुनाती, फिर आप खुद पास्ता बनाती। बस कह लिया आपने, अब जाकर पास्ता बनाइए। मम्मी से तो मैं वैसे भी नहीं डरती हूँ। ये सुनकर नेहा रसोई में जाकर गर्भवती के समय में भी बड़ी मुश्किल से पास्ता बनाती है। दरअसल उसे घर के काम करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन घमंडी वैशाली अपनी भाभी को तंग किए बिना मानती कहाँ है। कुछ देर बाद पास्ता बन जाने के बाद वैशाली बड़े चाव के साथ पास्ता खाती है। वक्त गुजरता है, नेहा का 9वां महीना चल रहा था। अपनी भाभी को परेशान करने के लिए वैशाली सीढ़ियों से कुछ सोचते सोचते उतर रही थी। भाभी आजकल बहुत जुबान चलाने लग गई है। अभी अपने कमरे को गंदा कर देती हूँ, जिसके बाद वो सफाई करेंगी, और अलमारी के कपड़े भी निकाल कर बाहर कर देती हूँ। इतना कहते ही वैशाली गिर पड़ती है। नेहा जैसे ही अपनी नंद के पास आती है तो एक टेबल उसके पेट में लग जाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। आह माँ जी, कबीर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। नंद जी की चोट लग गई, सर से खून बह रहा है। मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। मेरे बच्चे को भी मैं कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। नंद जी, आप फिक्र मत करिए। भाभी आराम से आइए, मेरी वजह से लग गई आपको। तभी बड़ी मुश्किल से नेहा खुद उठकर वैशाली को उठाकर धीरे धीरे बाहर ले जाती है और कार खोलकर कार में उसे बिठा देती है। फिर ड्राइव करके खुद हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां हॉस्पिटल में आते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी डॉक्टर दोनों को अलग वार्ड में ले जाकर इलाज करता है, जहां जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर दोनों के घर के लोगों को बुलाते हैं। डॉक्टर वैशाली की मरहम पट्टी कर देता है। डॉक्टर प्लीज मेरी भाभी और मेरे भाभी के होने वाले बच्चे को बचा लेना आप, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर बड़ी मुश्किल के साथ नेहा की डिलीवरी होती है। जब उसे होश आता है तो अपने पछतावे के साथ वैशाली हाथ जोड़कर नेहा को कहती है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बेकार हूँ। इतनी घमंडी हूँ कि अपने घमंड में मैंने हमेशा आपको सुनाया, आपके साथ बदतमीजी की है। उसके बाद भी आप ऐसे मुश्किल वक्त पे मुझे बचाकर यहाँ तक लाई। अरे दीदी कोई बात नहीं, जाने दीजिए। मुझे यकीन था एक दिन आप जरूर मीठी जुबान से मुझे अपना लेंगी। अब आपको बिल्कुल भी बेड से उठने की जरूरत नहीं है। आपका सारा ख्याल मैं रखूंगी और अपने भतीजे का भी। अरे माँ देखो तो कमाल हो गया, मेरी बहन मीठी जुबान बोलने लग गई। चलो देर आए दुरुस्त आए। इस तरह घमंडी वैशाली अपने घमंड को छोड़ अपनी काली भाभी का बेहद ख्याल रखती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। सरिता अपनी 3 बहुओं, पति और बेटों के साथ रहती थी। सरिता की 2 छोटी बहुएं तो साधारण परिवारों से थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बहू बहुत ही अमीर घराने की थी। एक दिन सरिता अपनी बड़ी बहन से फोन पर कुछ बात कर रही थी। हाँ दीदी जी। क्या? सच में? लेकिन ये सब अचानक? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। सरिता ने फोन काटा और अपनी बहुओं को अपने पास बुलाया। जी सासू माँ। अरे मीना, सिर्फ तू नहीं, अपनी दोनों जेठानियों को भी बुला कर ला। जी। सरिता की 3 बहुएं उसके पास आ गईं। बोलिए मम्मी जी, क्यों इतनी जल्दी जल्दी बुलाया? बहुओं, मैं बोल रही थी कि तुम अपने सारे अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लो। लेकिन ऐसी क्या खास बात है? अरे वो मेरी बड़ी बहन के यहाँ पर उसकी सबसे छोटी बेटी की शादी है। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वो हमें पहले नहीं बता पाई। 2 दिन बाद उसकी बारात है, तो हम सभी को कल ही वहाँ पहुँचना होगा। अरे वाह, मुझे तो शादियाँ बहुत पसंद है। लेकिन माँ, हम वहाँ जाएंगे कैसे? अरे बहू, ट्रेन से। और कैसे? अब जल्दी जल्दी से तुम लोग तैयारियां कर लो, कल सुबह हम जल्दी ही निकल जाएंगे। सरिता की 3 बहुएं अपनी अपनी तैयारियों में लग गई और अगली सुबह पूरा परिवार गांव जाने के लिए एक लोकल ट्रेन पकड़ने निकल गया। रौनक जी सुनिए, हम लोग कौन से मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं? मेट्रो स्टेशन? हम किसी मेट्रो स्टेशन नहीं जा रहे हैं। क्या? तो क्या हम किसी कार में बैठकर वहां जाएंगे? नहीं, वो भी नहीं। तो फिर? अरे अब तुम ज्यादा सवाल मत करो महक, बस चलती रहो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। महक शांत हो गई। कुछ देर चलने के बाद वो सभी एक लोकल ट्रेन की जगह पर पहुंचे। हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़कर गांव जाएंगे, आप समझी महक? वहां पहुंचते ही महक की आंखें फट गईं। वो बहुत ज्यादा चौंकी हुई और गुस्से में थी। क्या आप लोगों ने मुझे मजाक समझ रखा है क्या?
महक के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सभी हैरान हो गए। क्या हुआ जेठानी जी? तुम चुप रहो मीना, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। लेकिन मीना सही तो बोल रही है, क्या हुआ तुम्हें? आपको क्या लगता है कि मैं एक अमीर घराने की शहजादी जैसी लड़की इस लोकल ट्रेन में सफर करूंगी? अरे आपसे मेरी खातिर किसी कार का इंतजाम नहीं किया गया। बहू, हम लोग तो हमेशा से इसी तरह की ट्रेन में सफर करते आए हैं और एक बार तू भी करके देख, तुझे अच्छा लगेगा। चुप कीजिए मम्मी जी, वैसे मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगी। अब आपको बुरा लगे या भला, लेकिन गरीब लोगों को वाकई किसी भी चीज की तमीज नहीं होती है। महक की बातों ने सभी का ध्यान हटा दिया और ट्रेन स्टेशन पर आकर भी चली गई। अरे सासू माँ, ट्रेन तो निकल गई। अच्छा ही तो है, मैं तो इस कबाड़ खाने में सफर नहीं करूंगी। महक की बातें सुनकर रौनक को गुस्सा आ गया। चुप करो महक, इस तरह गरीबी की ताने देकर तुम मुझे और मेरे परिवार को जलील मत करो, समझी? और हाँ, एक और बात, हम लोग इसी ट्रेन से सफर करेंगे। अब अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो चलो, वरना तुम घर जा सकती हो। अपने पति की बात सुनकर महक चुप हो गई। अब उसके पास उसी लोकल ट्रेन में सफर करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। कुछ देर इंतजार करने के बाद दूसरी ट्रेन आ गई। माँ, बाबा, सभी आ जाइए। अरे हाँ बेटा, आ रहे हैं। अब तो इस खचौड़ा में सफर करना ही पड़ेगा। महक किसी तरह से बड़बड़ाती हुई ट्रेन में जा बैठी और कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगी। सभी को सफर में मजा आ रहा था। महक भी थोड़ा थोड़ा सा सफर को एंजॉय कर रही थी। लगता है कि तुम्हें भी मजा आ रहा है। मुझसे बात मत कीजिए। ओहो, तुम तो नाराज हो गई। चलो, मैं तुम्हें खुश करने का कोई ना कोई तरीका तो खोज ही लूंगा। इसी तरह से ट्रेन का सफर जारी था कि तभी ट्रेन स्टेशन पर रुकी और एक आम बेचने वाला ट्रेन में आ गया। आम ले लो, मीठे मीठे रसीले लाल लाल आम ले लो, आम ले लो। ये सब देख महक हैरान हो गई। क्या भला इस तरह से भी ट्रेन में चीजें बिकती हैं? हाँ बिल्कुल, अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा बताओ, क्या तुम आम खाना चाहोगे? अरे बेटा, माँ से भी पूछ ले, तू तो बीवी के आगे हमें भूल ही गया। अरे नहीं नहीं, चलिए आज मैं सभी को अपनी तरफ से आम खिलाऊंगा। रौनक ने उस आम वाले से सभी के लिए आम खरीद लिए। सभी ट्रेन के सफर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। वैसे परिवार के साथ तो कोई भी सफर हो बड़ा ही सुहावना लगता है। वो तो है, अभी तो हमें गांव पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा, तो चलो क्यों ना हम लोग अंताक्षरी खेले। जरूर, मुझे तो इस खेल में कोई भी नहीं हरा सकता है। तो चलो शुरू करें। पूरा परिवार मिलकर एक साथ खुशी खुशी अंताक्षरी खेलने लगा, सिवाय महक के। जेठानी जी, माँ से गाना गाइए। ठीक है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सभी इसी तरह से हंसते गाते सफर कर रहे थे। अरे जेठानी जी, आप भी खेलिए ना। मुझे नहीं खेलना। महक बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि वो अपने अंदर की फीलिंग्स ना दिखाए, लेकिन चलो मैं भी। हाँ जरूर, अभी तुम भी खेलो, सभी के साथ तो और भी ज्यादा मजा आएगा। चलो मैं तुम्हें शब्द देता हूँ, तुम रा से गाओ। ठीक है। हाँ, सभी गाते हुए सफर कर रहे थे। महक ट्रेन की खिड़की के पास थी। जब सभी खेल कर निपट गए तब वो ट्रेन से नजारा देखकर बोली, मेट्रो से तो कभी भी ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता है। ये छोटे छोटे घर और खेलते हुए बच्चे, खूबसूरत आसमान, सब कुछ कितना शांत और अच्छा लग रहा है। महक बस ऐसा बोल ही रही थी कि तभी ट्रेन कुछ दूर चलकर रुकी और काफी सारे लोग उसमें अपना अपना सामान बेचने चढ़े। क्या तुम सभी मेरी तरफ से चाय पीना पसंद करोगे? बिल्कुल बाबा, नेकी और पूछ पूछ। तो ठीक है। अरे चाय वाले भैया, जरा इधर तो आओ। अभी आया साहब, बोलो कितनी चाय दूं? इस डब्बे में बैठे मेरे पूरे परिवार को बढ़िया चाय पिलाओ, और हाँ, हमारी शहरी बहू के लिए चीनी जरा कम रखना। जी साहब। आधी सी शाम हो चली थी। सभी सफर में चाय की चुस्कियां लेते हुए सफर कर रहे थे और अब उन्हें ट्रेन में ही शाम हो चुकी थी। बेटा, अभी कितनी देर लगेगी? माँ, बस पहुँचने ही वाले हैं, शायद आधा घंटा और। हाँ, बस जल्दी से पहुँच जाए। बड़ी बहू तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही है। अपनी सास की बात सुनकर महक बोली, ऐसा नहीं है मम्मी जी, ये मेरी जिंदगी का पहला लोकल ट्रेन का सफर था जिसे मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। आज मैंने एक बात जानी है, जरूरी नहीं कि खुशियाँ महंगी और बड़ी चीज में ही है। छोटे छोटे परिवार के साथ बिताए हुए लम्हों में सबसे ज्यादा खुशियाँ होती हैं। मैंने अभी तक बड़े बड़े जहाज़ों में, मेट्रो में सफ़र किया है, लेकिन मुझे आज के जितना मज़ा कभी नहीं आया। मैं सच में यहाँ आकर बहुत खुश हूँ और सुबह के अपने बुरे बर्ताव के लिए शर्मिंदा भी।
महक की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। मैं जानता था कि तुम्हें यहाँ जरूर अच्छा महसूस होगा। अब तुम माफी मत मांगो, हम तुमसे नाराज नहीं है। महक अपने पति की बात सुनकर बहुत खुश हुई। तभी तो कहते हैं कि खुशियाँ पैसे से नहीं कमाई जाती, छोटी छोटी चीजें भी दिल को खुश कर जाती हैं।